एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इवान क्लासेस पर। तो आज हम फिजिक्स में एक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेसिक से शुरू करने वाले हैं, कहां से क्या, कैसे क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, पूरा फील देंगे भाई साहब। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, तो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले ये जानते हैं रिफ्रैक्शन होता क्या है, होने के लिए जरूरत क्या क्या पड़ेगी, और ये रिफ्लेक्शन से कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा क्या, काफी डिफरेंट है। तो कैसे क्या, मतलब हम कनेक्ट करेंगे रिफ्लेक्शन में क्या होता था, रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, राइट। चलो तो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अगर गौर करो तो जो रिफ्लेक्शन होता था ये क्या होता था, बोलो बताइए। रिफ्लेक्शन जो होता था वो क्या होता था, हमने एक मिरर को ले लिया था और जब यहां पर लाइट स्ट्राइक करती थी, यहां पर जब लाइट स्ट्राइक करती थी उसके बाद लाइट इधर चली जाती थी, है ना भाई साहब। और यहां पे एक नॉर्मल होता था, इसको एंगल आई बोलते थे, इसको एंगल आर बोलते थे। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आई बराबर आर हो जाता था। और इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ये दोनों रूल फॉलो होते थे। बहुत सही भाई साहब। आगे क्या है, ये तो रिफ्लेक्शन था कि इस तरीके से हो गया। मजे की बात क्या थी, मैंने कहा था रिफ्लेक्शन के लॉज से भी पहले अपने दिमाग में एक पॉइंट को डाल लेना, उसका नाम क्या है, ये लाइट जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में चली जा रही है। मतलब यहां पर जो मीडियम है वो कैसा है, सेम मीडियम है। कैसा मीडियम है, सेम मीडियम। अगर ये एयर वाला मीडियम है तो लौट के भी एयर में ही जा रही, यानी कि विद इन वन मीडियम में ये सारे काम हो रहे हैं। तो पहला चीज यहां पर कितने मीडियम को पढ़ोगे भाई साहब, दो मीडियम को। यहां पर टू मीडियम की नेसेसरी पढ़ने वाली है, दो मीडियम में एटलीस्ट हम पढ़ने वाले हैं, राइट। आ जाओ तो रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा शुरू करते हैं। चलो भाई साहब, ये तो बेसिक्स था, कनेक्ट करना है भाई साहब, ठीक है। यानी कि लाइट आएगी ही आएगी और फिर भाई साहब आगे अपना काम करेगी। तो देखो भैया, देखो भाई ध्यान से समझना, ये रहा हमारा नॉर्मल, सॉरी ऐसे है भाई साहब, ठीक है। और ये नॉर्मल है, ठीक है। ये मैं ऊपर कह दे रहा हूं एयर एक मीडियम है और नीचे मैंने एक ये ऐसे ही बांध लो, ऐसे ही समझो, बस ऐसे नॉर्मल भी ऐसे समझो। एक मीडियम वन हमने कह दिया, दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम टू एंड दिस इज मीडियम टू, राइट। ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू है। बातचीत ये होती है इस मीडियम वन और मीडियम टू की कहानी में होगा क्या। ये नॉर्मल है, ये अभी भी हम इसको नॉर्मल ही बोल रहे हैं, राइट। और ये क्या एक लाइन दिख रही है, ऐसे समझ लो मीडियम वन और मीडियम टू जहां पर मिल रहे हैं पर उनको डिफरेंट कर रहा कि भाई मीडियम ये इधर है और ये इधर है ना, उनको मिला रहा है। समझ पा रहे हो ये पॉइंट, इसके इधर मीडियम वन, इसके इधर मीडियम टू है, राइट। क्या बात समझ में आ रही है, ये कहानी होने वाली है। यहां से मैंने फिर से लाइट को स्ट्राइक करवा दिया इस पॉइंट पे भाई साहब, फिर से नॉर्मल और इनके बीच में एंगल क्या ही बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बात सही यहां तक। अब होगा क्या, बहुत ध्यान से समझना। लाइट को जाना कैसे चाहिए था, याद करो मैंने तुम्हें रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन का भी कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था तुम्हें, मैंने कहा था अगर ये एक लाइट, ये एक प्लेन है, राइट, अगर ये प्लेन है, ठीक है, अब ये है और यहां से लौट जाती है, पर जानी कैसे चाहिए थी लाइट को, स्ट्रेट जाना चाहिए था, याद करो भाई। और मैंने इस एंगल को क्या बोला था, डेल्टा, दैट इज क्या, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। कहां से, मैंने कहा था लाइट को जाना चाहिए था सीधा, पर यहां से मुड़ गया और ये क्या बन गया भाई साहब, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बात बताया था। तो यहां पर भी लाइट को जाना कैसे चाहिए, सीधे एकदम स्ट्रेट लाइन ही जाना चाहिए। बोले बात सही है कि नहीं सही है, लाइट को कैसे जाना चाहिए, बोलो भाई लाइट को कैसे जाना चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए। अब होगा क्या, पर ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे तुम एक स्कूल से जब दूसरे स्कूल में जाते हो तो जैसे पुराने वाले स्कूल में जो तिकड़मबाजी किए रहते थे, नए वाले स्कूल में उतनी जल्दी नहीं कर पाओगे, है ना भाई साहब, थोड़े से डरे सहमे रहोगे, है ना। तो वहां पर क्या होगा, ऐसे मतलब जिस पाथ को तुम ओल्ड स्कूल में किए थे, जो कांड ओल्ड स्कूल में करके आए थे ओल्ड स्कूल में, क्या वही काम कर पाओगे दूसरे स्कूल में। तो ये स्कूल वन है, ये स्कूल टू है, जब इस स्कूल में आओगे तो क्या तुम इसी पाथ पर चल पाओगे, नहीं। क्या करोगे, या तो इधर आ जाओगे या तो, आई बात समझ में, यानी कि लाइट का पाथ के भी साथ भी कांड हो जाएगा। या तो लाइट कैसे आ जाएगी, या तो ऐसे आ सकती है लाइट, देखो यहां से यहां चली गई, या फिर ऐसे हो जाए। अब ये ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, बेंड क्यों हो रही है, ये सारी कहानियां डिस्कस करने वाले हैं। आई बात समझ में कि नहीं है, या समझो लाइट को आना चाहिए था ऐसे,
पर गया कैसे? ऊपर भी जा सकता है, और लाइट को आना चाहिए था ऐसे, पर नीचे चला सा। अरे वही बात है ना, इस स्कूल से दूसरे स्कूल में गए हो भाई साहब, तो जैसे तुम रहते थे क्या उसी पाथ पे रह पाओगे? तुरंत जा करके नहीं रह पाओगे। वहां पे पहले जानना पड़ेगा कैसे क्या डिसिप्लिन है, कितना कूट रहे हैं, कितना गिरा रहे हैं भाई साहब, है ना। ये सब जानने के बाद पता चलेगा कि तुम इस पाथ पे चलोगे या इधर चलोगे, या फिर अच्छा जैसे वो वाला स्कूल था अगर वैसे ये भी स्कूल रहा तो उसी पाथ पे चल लोगे कि नहीं चल लोगे? जैसे वो वाले, अरे स्कूल की कई बार 2-2 ब्रांचेस होती हैं, यहां पे पता चला 8 तक, वहां चल रहा 12 तक, इस ब्रांच से तुम उस ब्रांच पे चले गए, क्या स्कूल बदला? तो क्या वही तुम्हारा पाथ रहेगा कि नहीं रहेगा? पर जैसे ही स्कूल बदलेगा तुम्हारे साथ कांड होगा। क्या होगा? तुम या तो इस तरफ चले जाओगे या तो उस पाथ पे तो नहीं चल पाओ, कुछ ना कुछ तो तुम्हें चेंज होना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पर भी होने वाला है, राइट। तो पहले रिफ्रैक्शन को जान लेते हैं। रिफ्रैक्शन हो क्या रहा, जरा देखो रिफ्रैक्शन हो क्या रहा। रिफ्रैक्शन ये हो रहा भाई साहब कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो अपने पाथ से ये बेंड हो जा रही। क्या हो जा रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस मीडियम से जब इस मीडियम में लाइट आई तो या अपने पाथ देखो, या तो जाना चाहिए था ऐसे, पर ये तो ऐसे हो जा रही है, या तो ऐसे हो जा रही है। क्या मेरी बात समझ में नहीं? तो पहले अब रिफ्रैक्शन का हमने समझ बताया, अभी हमने कुछ भी रिफ्रैक्शन नहीं बताया, बस हम बेसिक इंट्रो बता रहे, इंट्रो रिफ्रैक्शन का, ठीक है। अभी रिफ्रैक्शन का जो न्यूमेरिकल है कम से कम 1-2 लेक्चर के बाद ही न्यूमेरिकल चलेगा भाई, जब ढंग का, क्योंकि मैं एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट को बताएंगे, बेंड कहां हो रही है, क्या यहां पर समझाने लायक है क्लास 10th में या नहीं है तो उसका नाम जरूर बताएंगे, कैसे क्या होता है आगे चल के, जिसे सुनो तो सुना लगे, सुना ना लगे। तो पहले लिखो डेफिनेशन रिफ्रैक्शन की। आ जाओ भाई, हम शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। क्या होगी? द चेंज इन द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम, लिखो द बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from one medium to another medium, the bending of light when it goes from one medium to another medium obliquely is called refraction of light. Obliquely हो गया भाई साहब। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम obliquely is called refraction of light. Is called refraction of light. Is called refraction of light. मतलब ये कंफर्म हो गया कि रिफ्रैक्शन के लिए एटलीस्ट 2 मीडियम की तो जरूरत होने वाली है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या कोई दिक्कत परेशानी दुविधा तो नहीं यहां तक? बहुत बढ़िया। अच्छा, मीडियम का मतलब क्या? अगर मैं एकदम बेसिक नॉर्मल मीडियम की बात करूं, एक पकड़ लिया मैं, समझो, एक पकड़ लिया वाटर और एक पकड़ लिया मैं एयर। बात सही है? एयर क्या है? नॉर्मली गैस है, और ये क्या है? लिक्विड है। दोनों में बताओ बेसिक डिफरेंस क्या है? वाटर इज ऑल अबाउट कि एयर के कंपैरिजन में पार्टिकल ज्यादा पास हैं, और एयर में क्या है? वाटर के कंपैरिजन में पार्टिकल ज्यादा दूर हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा, जहां पर पार्टिकल ज्यादा पास होंगे, जहां के पार्टिकल बहुत ज्यादा पास होंगे कंपैरेटिवली किसके? दूसरे के। जैसे अगर यहीं पे सॉलिड आ जाए, यहां पे कोई सॉलिड ले जाए, ग्लास ले लिया, कांच, अब बताओ सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके पास? इसके, फिर वाटर वाला, फिर गैस वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत यहां तक? सुनो, तो जहां पे पार्टिकल बहुत ज्यादा पास हो जाएंगे, जिस भी मीडियम के पार्टिकल बहुत ज्यादा पास हो गए कंपैरेटिवली किसके? दूसरे वाले को, ऐसे मीडियम को बेटा बोलते हैं डेंसर मीडियम। कौन सा? डेंसर मीडियम, है ना। और सुन लो भाई साहब, और बता देता हूं, थोड़ा सा और सुन लो पहले। और जो दूसरा वाला मीडियम रहेगा उसको क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। कौन सा बोलते हैं? रेयर मीडियम। कहानी थोड़ी सी और बढ़ाते हैं, बुकों में देखोगे तो ऑप्टिकली डेंसर लिखा रहता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लिखा रहेगा। होता क्या है? तुम क्या पढ़ रहे हो? ऑप्टिक्स। अरे मैंने क्या बोला था?
लाइट को जिस ब्रांच में स्टडी किया था उसका नाम क्या होता है? ऑप्टिक्स। और उस ऑप्टिक्स के दो ब्रांच कौन कौन? ऑप्टिक्स के दो पार्ट, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को ही क्या बोलते थे? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मैंने बोला था रे ऑप्टिक्स की डेफिनेशन क्या है? जहां पर ऑब्जेक्ट की साइज वेवलेंथ से बड़ी रहे, लाइट की वेवलेंथ से, और जहां पर दोनों बराबर आपस में कंपैरिजन अगर कर सकते हैं तो उसको हम वेव ऑप्टिक्स बोलते थे, अगर याद करो। तो ऑप्टिक्स से वर्ड आ गया ऑप्टिकली, और डेंसर का मतलब होता है भाई साहब थोड़े पार्टिकल ढंग के पास पास रहेंगे, तो ऐसे हम समझ सकते हैं उस मीडियम का क्या नाम हो जाएगा भाई साहब? बोलो, ऑप्टिकली डेंसर, और ये बन जाएगा ऑप्टिकली। आया बात समझ में कि नहीं है? पार्टिकल पास तो ऑप्टिकली, पार्टिकल दूर तो ऑप्टिकली। आई बात समझ में कि नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत? नोट डाउन करो अपनी लैंग्वेज में इसको। आगे चल के अभी हम लोग देखेंगे इसी डेंसर और रेयर मीडियम को स्पीड के टर्म में भी दिखाई देते। बताओ, जहां पे पार्टिकल दूर दूर रहेंगे, जैसे भीड़ जहां ज्यादा रहती है वहां पे तुम्हारी गाड़ी धीरे चलती है, जहां पे भीड़ कम रहती है वहां पे गाड़ी तुम्हारी तेज चलती है। तो लाइट भी डेंसर मीडियम में स्लो चलेगी, रेयर मीडियम में तेज चलेगी। इस बेस पे डिफाइन भी कर सकते हो कि जहां पे लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली दूसरे मीडियम से ज्यादा रहेगी तो वो वाला रेयर होगा, और जिसमें कम रहेगा वो वाला। आई बात समझ में कि नहीं है? तो बताओ, अब तक हमने क्या क्या सीखा? रिफ्रैक्शन के लिए कितने मीडियम चाहिए? 2 मीडियम। कितने मीडियम चाहिए? 2 मीडियम भाई साहब। और दोनों मीडियमों में कहानी क्या क्या हुई है बताओ? पहली कहानी ये हुई है मतलब एक मीडियम का नाम रहेगा ऑप्टिकली डेंसर और दूसरे मीडियम का नाम रहेगा ऑप्टिकली रेयर। डेंसर मीडियम में स्पीड कितनी होगी? रेयर के कंपैरेटिवली कम होने वाली है। आई बात समझ में कि नहीं है? बात होती है इस चीज की। अब सुनो ध्यान से, अब जो बताने वाला हूं, मान लो बेटा ये है डेंसर मीडियम और ये रहा रेयर मीडियम। किसी को कोई दिक्कत? और मैं कह रहा हूं यहां से लाइट ये हुआ चुकी है भाई साहब, ये रहा एंगल आई। लाइट को कैसे जाना चाहिए था? सीधा। ये तो कंफर्म हो गया है कि जब 2 मीडियम में लाइट सीधी तो नहीं जाने वाली है, मुड़ेगी, कंफर्म है। बात सही है कि नहीं सही है? बात सही है ना? मतलब ये तो कम हो गया। अच्छा एक बात और, डेंसर से रेयर में आएगी, स्पीड क्या हो जाएगी? कंफर्म है? चलो भाई, तो भाई साहब लाइट थोड़ी जा चुकी है और यहां पे थोड़ा सा चमक रहा होगा, तो अभी तो कहानी सुनो पहले। ये रहा डेंसर और ये रहा रेयर। इस डेंसर से रेयर में लाइट आ रही है भाई साहब, समझ गए? डेंसर से रेयर में हमारी लाइट आ रही है, डेंसर से रेयर में, यानी कि डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? बोलो, कम होगी। और रेयर में क्या होगी? रेयर में ज्यादा होगी इसके कंपेयर। अब सुनो, अब बताओ, यहां तो कंफर्म हो चुका है ना कि स्पीड ऑफ लाइट यहां बढ़ जाएगी ना, पर एक बात बताओ, होता क्या है जब भी लाइट, ये नॉर्मल है कि नहीं है, जब भी लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। द क्वेश्चन इज दैट, ये नॉर्मल से दूर क्यों जाती है? नहीं समझ पाए? जैसे स्पीड बढ़ गया ना तो नॉर्मल से दूर क्यों गया, नॉर्मल की ओर क्यों नहीं आया? नहीं समझ पाए? क्वेश्चन है कि नहीं बेटा? तो देखो, इसके पीछे होता क्या है, थोड़ा सा एक रूल पढ़ोगे आगे चल के, थोड़ा नहीं पूरा पढ़ोगे। एक रूल होता है बेटा, फर्मेट प्रिंसिपल। क्या नाम है? फर्मेट प्रिंसिपल। और एक और रूल, एक और लॉ है या रूल है, प्रिंसिपल है, बोल सकते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? हाइगेंस प्रिंसिपल। इन दोनों प्रिंसिपल से हम समझते हैं भाई साहब, इन दोनों से प्रिंसिपल से हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। और हाइगेंस चाचा ये बताते हैं, हाइगेंस चाचा ये बताते हैं कि पूरी आगे और हाइगेंस को आगे चल के 12th के वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। ठीक है? कहां पढ़ोगे? किस क्लास में? 12th में आगे चल के वेव ऑप्टिक्स में पूरी कहानी पढ़ने वाली है। पूरी कहानी वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। किस चीज की कहानी है? 12th की वेव ऑप्टिक्स की पूरी कहानी पढ़ोगे, हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल को 12th के वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हो, राइट? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे सुनो भैया, ये लाइट यहां से आई। अब थोड़ा सा हाइगेंस ने भी क्या बताया उसको सुन ही लो, आगे चल के सुनोगे। हाइगेंस ने ये बताया, एक्चुअली हाइगेंस के पहले एक साइंटिस्ट थे भाई साहब, न्यूटन। जान ही रहे होगे। न्यूटन की एक थ्योरी आती है जिसका नाम है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। वो चचा बताते हैं कि लाइट के पार्टिकल के फॉर्म में चलती। किस फॉर्म में? और न्यूटन का उस टाइम पे इतना दबदबा था भाई साहब, इतनी मतलब महान तो साइंटिस्ट तो ही है, नो डाउट। और उसी टाइम पे 1675 के आसपास उन्होंने दिया था, 78 के आसपास हाइगेंस का। इन्होंने बताया कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में चलती है? और वो क्या बता रहे थे? पार्टिकल। अब साहब न्यूटन तो भाई सब समझ रहे हो,
न्यूटन बड़े आदमी है भाई साहब, हैं अब साहब बोल दिए पार्टिकल है तो कोई मानेगा वेव है? साहब अगर बोल दिए कि लाइट क्या है, पार्टिकल है, तो कोई मानेगा इनकी बात वेव है? तो इनकी बात को कोई पहले माना ही नहीं। कब तक? जब तक न्यूटन की थ्योरी फेल नहीं हो गई भाई साहब। एक्चुअली होता क्या है, न्यूटन साहब को रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को तो एक्सप्लेन कर ले जाते हैं अपना ठीक ठाक तरीके से, पर वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन आगे चल के पढ़ोगे, इस फेनोमेना को लाइट के नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। राइट, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? कहानी सुनते जाओ क्या क्या होता है। उसके बाद भाई साहब हाइगेंस आते हैं, तो हाइगेंस बताते हैं लाइट क्या है, हाइगेंस बताते हैं लाइट क्या है, वेव है। लाइट क्या है? और हमने शुरू में पहले लेक्चर में पढ़ा है लाइट वेव और पार्टिकल दोनों है, पर डेवलप कैसे हो रहा है ना भाई साहब, ये बताते हैं हाइगेंस वेव है। और साथ में ये भी बताते हैं, हाइगेंस बताते हैं लाइट वेव तो है, और कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव, यानी कि जिसको चलने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? तो लोग बोले भाई साहब अच्छा इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी। बोले हाँ, कहे तो सन से अर्थ तक लाइट कैसे आ जाती है? सन कहां है? उतना दूर है। अर्थ कहां है? यहां पर है भाई साहब। 8 मिनट में लाइट आ जाती है। और वहां पर जब सन से लाइट आ रही है तो एटमॉस्फेयर के बाहर चलेंगे तो कोई मीडियम मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। तो लाइट अगर, और मैकेनिकल वेव मतलब क्या? जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत। अब सन से जब अर्थ तक लाइट आ रही है तो बीच में ऐसे कई जगह होंगी जहां पर मीडियम, अगर मीडियम नहीं होगा तो लाइट कैसे आ जाती है? तो इन्होंने इसको भी एक्सप्लेन किया। उन्होंने माना कि पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा मीडियम प्रेजेंट है जिसका नाम है ईथर। क्या नाम है? और उस ईथर की क्वालिटी ये है भाई साहब कि उसकी इलास्टिसिटी, मतलब बोल सकते हैं वो ज्यादा है, वो ज्यादा इलास्टिक है, और डेंसिटी उसकी बहुत कम है। ये सारी कहानियां इसलिए बताया उन्होंने क्योंकि मैकेनिकल वेव की स्पीड डिफाइन करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक होता है इलास्टिसिटी और एक होता है भाई साहब क्या क्या बोला? डेंसिटी। डेंसिटी जितनी कम होगी, इलास्टिसिटी जितनी हाई होगी, वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो उन्होंने क्या बोला? डेंसिटी कम है, वेलोसिटी ज्यादा। और फिर से उन्होंने एक और चीज बोला, क्या बोला? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? ज्यादा। उसका फार्मूला बनता है मैकेनिकल वेव निकालने का, V = √E/ρ। रो का मतलब होता है डेंसिटी। डेंसिटी कम, वेलोसिटी, इलास्टिसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा। इन सारी कहानियों में होता क्या है इन्होंने एक्सप्लेन किया ऐसा भाई साहब। पर हुआ क्या, हाइगेंस का भी थोड़ा सा प्रिंसिपल, हाइगेंस ने और क्या बताया? हाइगेंस ने मेन तरीका जो बताया, हाइगेंस ने एक वर्ड यूज किया जिसका नाम होता है वेव फ्रंट। क्या नाम होता है? हाइगेंस ने यहां पर टॉपिक लाया कि जो लाइट वेव है, जैसे मान लो ये हमारी टॉर्च है, यहां से जिस भी सोर्स से लाइट निकल रही है, तो इस सोर्स से जो लाइट निकल रही है, सोर्स जो लाइट निकल रही है, ये वेव के फॉर्म में चल रही है, पर वेव नहीं, ये वेव फ्रंट के फॉर्म में चल रही है। किसमें? वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है ये भी जान लो, 12th में पढ़ने वाले हो। वेव फ्रंट का मतलब ये होता है, हाँ ऐसे समझ सकते हो कि लाइट जब वेव के फॉर्म में चलेगी तो उसके जो पार्टिकल रहने वाले हैं, उस पार्टिकल पे जितने सारे पॉइंट्स, जब उनका पॉइंट्स का लोकस लो, अच्छा लाइट वेव है तो वेव में क्या वाइब्रेशन होगा कि नहीं होगा? तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो तुम्हें एक ऐसा प्लेन वहां पे फाइंड आउट करना है जहां पर जितने भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है वो किस फेज में रहे? सेम फेज में रहे, सेम फेज में। अभी आगे चल के पढ़ोगे, पर वेव फ्रंट का नाम इसलिए दिया हूं ताकि तुम समझ सको। अगर कोई पूछे कि लाइट की स्पीड यहां पर बढ़नी चाहिए थी, हम एक्सेप्ट करते हैं, पर बेंड काहे हो गई लाइट, तो बोलना हाइगेंस ने एक्सप्लेन किया था कि लाइट वेव फ्रंट के फॉर्म में चलती है, दूसरे मीडियम में जाएगी तो वेलोसिटी डिफर करती है। उस बेस पे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जो कि हमको 12th में पढ़ाया जाएगा। इतना मैं कहानी बता दे रहा हूं ताकि तुम लोग सुने रहो। फर्मेट प्रिंसिपल का भी नाम लिखा गया, इसको भी जान लो भाई साहब क्या होता है। फर्मेट प्रिंसिपल एक्चुअली हुआ क्या था, फर्मेट प्रिंसिपल के आने के पहले लोग ये मानते थे, मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। फर्मेट प्रिंसिपल के आने के पहले लोग ये कहते थे कि अगर लाइट को चलना है P से Q, तो लाइट वो पाथ फॉलो करती है जो शॉर्टेस्ट है। क्या है? शॉर्टेस्ट है। लाइट किस पाथ को फॉलो करती है? कब? फर्मेट प्रिंसिपल आने के पहले। किसके आने के पहले? फर्मेट प्रिंसिपल के आने के। हुआ क्या भाई साहब, फर्मेट प्रिंसिपल आया, उन्होंने बताया ये पाथ का पंगा नहीं है। उन्होंने बताया ये पाथ का पंगा नहीं है। ये पंगा किस चीज का? उन्होंने कहा लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में उस चीज को फॉलो करती है जहां पर मिनिमम टाइम लगता है। कहां क्या लगता है? ये कौन देता है? फर्मेट प्रिंसिपल। कौन देता है? पहले क्या माना जाता था? शॉर्टेस्ट पाथ, पर ये गलत हुआ। उन्होंने क्या बताया? मिनिमम टाइम लगता है। ठीक है, ये थ्योरी सही चल रही थी, अचानक से बीच में लेंस आ गया। लेंस में होता क्या? मैक्सिमम टाइम लगता है। तो फर्मेट प्रिंसिपल रिवाइज्ड होकर आता है। वो क्या बोलते हैं?
फर्मेट प्रिंसिपल कहता है लाइट उस पाथ को फॉलो करेगी जहां या तो मैक्सिमम टाइम लगे या तो मिनिमम टाइम लगे। जिस पाथ से, मतलब एक ऐसे पाथ से चलेगी जहां या तो कौन सा टाइम लगे, मैक्सिमम, या कौन सा, मिनिमम, या स्टेशनरी टाइम रहे। स्टेशनरी टाइम का मतलब आने जाने का टाइम सेम रहे तो होता है स्टेशनरी टाइम। आई बात समझ रहे? ये फर्मेट प्रिंसिपल था। आगे चल के देखोगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के थोड़ा हेल्प से, फर्मेट प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पूरा स्नेल्स लॉ को वेरीफाइड कर दिया जाता है और रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ कर दिया जाता है। हाइगेंस प्रिंसिपल तो 12th में पढ़ोगे। फर्मेट प्रिंसिपल को भी अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम बिल्कुल बता सकते हैं। पर अभी तुम लोग क्लास 10th में हो तो कहानियां तो इतनी जानते रहो भाई साहब कि लाइट बेंड कहां हो जाती है, वरना कोई बताए अच्छा एक बात बताओ, लाइट यहां से यहां स्पीड तो बदल गई, बेंड कहां हो गई, तो बता देना भाई साहब बेंड क्यों हुई है, क्योंकि लाइट किस फॉर्म में चलती है, वेव फ्रंट के फॉर्म में चलती है। तो हाइगेंस ने एक्सप्लेन किया है पूरा कि लाइट बेंड क्यों हो गई। क्या मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुविधा तो नहीं है भाई साहब? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अब तक क्या सीखे? अब इस चीज को कहानी की फॉर्म में जान करके भूल जाओ, क्योंकि ये पेपर में तो कुछ नहीं आने वाला है ना। चले भाई साहब आगे चलते हैं, नोट कर लेना। अभी क्या सीखे? लाइट जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो अपना पाथ चेंज कर रही है कि नहीं चेंज कर रही है? किधर कर रही है, नॉर्मल की ओर या नॉर्मल से दूर? तो लिखो भाई साहब, इफ when light goes from denser to rare, when light goes from denser to rare, when light goes from denser to rare medium, then light bends for away the normal. Light bend for away the normal. When light goes from denser to rare medium, then goes from light, then the light bends, then light bends मतलब कहां जाता है? लाइट क्या होता है? नॉर्मल से दूर जाता। किधर लाइट बेंड करता है? नॉर्मल से। आई बात समझ में कि नहीं आई? नोट डाउन कर लो पूरी कहानी को भाई साहब। चलते हैं भाई साहब आगे और यहां पर समझते हैं। और अभी तक हमने कहां देखा? लाइट कब जा रही है? डेंसर से। अब की काम करने वाले हैं जब लाइट जाएगी रेयर से डेंसर। देखो भाई साहब, देखो ये रही हमारी भाई साहब रेयर मीडियम और ये रहा भाई साहब डेंसर मीडियम, ये रही लाइट और ये रहा एंगल आई। देखो ये जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे जाना चाहिए था, पर बताओ इस बार क्या हो जाता है? ये बेंड कर जाता है। किधर? टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बेंड करता है? तो लिखो भाई साहब, लिखो व्हेन लाइट goes from rare medium to denser, then it bends towards the normal, ये किधर बेंड करती है भाई साहब? बोलो, किधर बेंड करती है? नॉर्मल की तरफ। किधर बेंड करती है? नॉर्मल की तरफ। भाई साहब इसमें इंक भर दो यार तुम लोग तो। किधर बेंड करती है? नॉर्मल की। आई बात समझ में कि नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी? अब यहां पे आई बार बार लिख रहा हूं पर मैंने आर कहीं पे नहीं लिखा। हम आर की कहानी बताते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां पे होता है भाई सब? कैसे क्या होता है? आ जाओ, नोट डाउन कर लिया इसको? करो, कर लो नोट डाउन। चलो भाई साहब अब थोड़ी सी और कहानी जान लेते हैं इसके बारे में और उसके बाद फिर अभी आगे और जानेंगे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्या कैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, कैसे क्या है, पूरा जानेंगे। चलो फिर से कोई भी हम बना लेंगे। अब तो जान गए अगर डेंसर से रेयर जाएगा तो क्या होगा? नॉर्मल से दूर। अगर भाई साहब रेयर से डेंसर जाएगा तब नॉर्मल की ओर, या तो फॉर अबे द नॉर्मल या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर लाइट डेंसर से रेयर जा रही है तो अबे द नॉर्मल, अगर रेयर से डेंसर आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। आ जाओ भाई, अगला आता है भाई साहब, अगला पॉइंट हमारा आता है, क्या नाम है उसका भाई साहब, जिसका नाम है, अच्छा नहीं मैं अभी एंगल आर की कहानी नहीं बता। देखो ये बना लिया इंसिडेंट लाइट, ये एंगल आई है, जाना चाहिए था सीधे, पर अभी ये कौन सा मीडियम है? रेयर। अभी मान लो इसको रेयर है, रेयर, और ये कौन सा है? डेंसर। तो बताओ नॉर्मल की ओर बेंड होगा कि नहीं होगा? ये लाइट किधर जाएगी? इधर या इधर? इधर। आ जाओ भाई, तो ऐसे बेंड हो गई।
अब ये है रिफ्रैक्शन लाइट, इसके बीच का जो एंगल नॉर्मल और इस लाइट के बीच का एंगल जो रे है इसके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल आर। क्या बोलते हैं? एंगल। एक और बना लो भाई साहब, इस बार एंगल आर कहां होगा? देखो भाई, ये लाइट आ रही है भाई साहब, ये रहा हमारा एंगल आई, जाना चाहिए था इसको सीधे, पर जाएगी कहां पर? कुछ इस तरीके से। तो मैं क्या कर दे रहा हूं, इसको थोड़ा देर के लिए हमने इरेज कर, देखो देखो ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब नॉर्मल से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? एंगल आई। बात समझ में कि नहीं? ये वाला पूरा एंगल आर है कौन सी? इस रे और नॉर्मल के बीच में। वरना ये मत समझना जाना चाहिए था ऐसे सीधे ना, तो ये नहीं है, ये टोटल है। आया नहीं आया समझ में? आ रहा कि नहीं आ रहा? ये एंगल आर है। ये कब है? जब ये डेंसर है, और ये कब है? जब ये रेयर है। नोट डाउन करो भाई साहब। तो भाई साहब हम लोग पहुंच चुके हैं, रेयर से अगर डेंसर जाएगा तो ये आई। अच्छा एक चीज हो, अब हम आगे ही चलते हैं, पहले तभी बताते हैं। अब सुनो, जब रेयर से डेंसर जा रहा और डेंसर से रेयर जा रहा, तो एक और कहानी हो रही है इसी एंगल आई और एंगल आर में। थोड़ा आ जाओ, उसको भी देख लेते हैं। आओ भाई साहब, देखो एंगल आई और एंगल आर में। देखो भैया, देखो भाई साहब, ये रहा डेंसर और ये रहा रेयर और ये रहा भाई साहब। अब देखो हम एकदम ना भाई साहब इसमें भी ना जीरो से बता रहे हैं, वरना ये अब तक उड़ने वाले मस्त के टॉपिक्स हैं, है ना भाई साहब? तो इसीलिए अभी से ढंग का पढ़ लो, आगे चल के इतनी कहानी फिर से 12th में तुम्हें टाइम ना देना पड़े इस चीज पे। आगे चल के डेंसर से रेयर दूर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अगर देखो ये आई है, ये देखो सेम है, और ये स्ट्रेट जाता तो ये आई होता कि नहीं होता? अगर ऐसा तो आई होता कि नहीं होता? पर आर कितना है? आर तो ये वाला पूरा है ना। तो गौर कर पा रहे हो, जब लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है तो एंगल आई एंगल आर से छोटा हो रहा। आया? एंगल आई एंगल आर से छोटा हो रहा है। कब? जब लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है। तो एंगल आई छोटा और एंगल आर बड़ा। आई बात समझ में कि नहीं है भाई साहब? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आगे आते हैं, इसी पर एक और रिजल्ट आ जाओ उसका भी। ये रहा भाई साहब रेयर और ये रहा भाई साहब डेंसर और ये रहा हमारा, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल को इनसे डिनोट करते हैं, जानते रहो भाई साहब, है ना? ये लाइट ऐसे आ रही है, रेस एंगल आई, ये जा रही है। चलो भाई ये फिर से आई, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये यहां पे आएगा, डेंसर है तो इधर झुक जाएगा। बताओ, अब यहां पर ये एंगल आर हुआ। अगर ये लाइट सीधी जाती तो ये एंगल आई होता, पर इस बार आर ये हुआ है, तो यहां पर एंगल आई छोटा है, एंगल आर, एंगल आर बोले तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे लिखो क्या होगा? जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो एंगल आई बड़ा होता है, एंगल आर छोटा होता है। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस is less than angle of refraction, angle of refraction, और यहां पर क्या हुआ है? angle of incidence is greater than angle of refraction, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कब है कहानी? जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है। और ये लाइट कब है? जब रेयर से डेंसर में आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। जब ये लाइट इधर से इधर को थोड़ा सही कर देता हूं, ताकि नहीं तो लगे भाई साहब ये एंगल का साइन है, ये देखो ये एंगल का साइन है ना भाई साहब? एंगल आई बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, रिफ्रैक्शन छोटा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, रिफ्रैक्शन बड़ा है, रिफ्रैक्शन बड़ा है भाई साहब, है ना? ये रहा ग्रेटर का साइन, रिफ्रैक्शन बड़ा है। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नोट डाउन कर लो। तो भाई साहब ये भी हमने जान लिया। तो अब आगे बढ़े उससे पहले हम भाई साहब एक चीज बता देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये अगले वीडियो में आएगा। और यहां पे जाने से पहले, इसको एंड अप करने से पहले इसकी एक समरी दे देते हैं, कंक्लूजन दे देते हैं, जो कि तुम लोग के लिए जरूरी होगा। अब तक जाने क्या क्या है हम लोग? अब तक ये चीज जान पाए हैं भाई साहब कि पहला क्या जाने हैं? रिफ्रैक्शन क्या क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है रिफ्रैक्शन भाई साहब? इसको बेसिकली कितनी मीडियम की जरूरत पड़ने वाली? 2। और इसमें क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। क्यों होता है? क्योंकि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उसको रेयर बोलते हैं, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसको डेंसर बोलते हैं। आया कि नहीं है? ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलते हैं। आइए समझने की नहीं आता। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ये लाइट अगर जा रही है, अगर ये लाइट है, अगर ये रेयर मीडियम है
और ये डेंसर मीडियम है भाई साहब, तो क्या होगा, ये ऐसे जानी चाहिए थी पर जाएगी नहीं, ये क्या करेगी, रेयर से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और ये बेंडिंग वाला फिनोमेना हम कहां से सीखे हैं, हाइगेंस प्रिंसिपल से हम ये बेंडिंग वाला फिनोमेना सीखे हैं, वेव फ्रंट के फॉर्म में जो बताया था उन्होंने, राइट। ये रेयर से अगर ये डेंसर में जा रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है भाई साहब, अगर ये लाइट कहां से कहां जाए, अगर ये लाइट कहां से कहां जाए, डेंसर से कहां चली है, रेयर में, कहां चली है, रेयर में। जब ये लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, किधर जाएगी, ये एंगल आई है और ये टोटल है एंगल आर, ये नॉर्मल से दूर चली जाती है। यहां तक आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, उसमें हम ये बात करेंगे भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एग्जैक्ट फीलिंग क्या होती है, कंपैरेटिवली तुम कैसे जान सकते हो भाई साहब कि कैसे क्या क्या होता है। और ये लेक्चर आज का यहीं पर एंड ऑफ होता हुआ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, अमेजिंग लेक्चर, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।